नमस्ते। फार्मेसी और मेडिसिन की सीरीज में आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या जिसे हम आम तौर पर एएमआर कहते हैं। हम इस पूरे चैप्टर को काफ़ी डिटेल में समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के इस क्लास में हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एएमआर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम समझेंगे एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी और उसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम उन कारणों पर बात करेंगे जिनकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, यानी फैक्टर्स कॉजिंग रेजिस्टेंस। चौथा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एएमआर, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, हम मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, इंट्रोडक्शन टू एएमआर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एएमआर सिर्फ एक एग्जाम का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है, एक ऐसी समस्या जिसे पूरी दुनिया जूझ रही है। ओके, इस स्लाइड को देखते हैं। पहली लाइन है, रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एंटी माइक्रोबियल दवाइयों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस पैदा हो गया है वो पूरी दुनिया में मॉर्बिडिटी यानी बीमारियों के बढ़ने का और मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। अच्छा, अब देखते हैं इसके कॉजेज यानी कारण क्या है। पहला पॉइंट है, इट अकर्स ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ अनस्पेसिफिक केमिकल्स और सब्सटेंसेज ऑन टू द माइक्रोब्स। आसान शब्दों में, जब माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव ऐसे केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं जो उनके लिए नहीं बने हैं, तब उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। दूसरा पॉइंट, लीड्स टू फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अगेंस्ट द पर्टिकुलर केमिकल और सब्सटेंस। इसका मतलब है कि माइक्रोब्स उस केमिकल के खिलाफ अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर लेते हैं, वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं ताकि उस केमिकल का उन पर असर ना हो। और तीसरा पॉइंट, ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द रिपीटेडली यूजेस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेज, यानी जब आप एक ही दवाई का इस्तेमाल बार बार जरूरत से ज्यादा करते हैं, तब भी माइक्रोब्स उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड टाइप्स। देखिए, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है ये समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एंटी माइक्रोबियल दवाइयां आखिर काम कैसे करती हैं, उनका एक्शन क्या होता है। इस स्लाइड का टाइटल है क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी हम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को उसके काम करने के तरीकों के आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं। इस डायग्राम में आप एक बैक्टीरियल सेल देख सकते हैं और उस पर दवाइयों के काम करने के 5 तरीके दिखाए गए हैं। चलिए एक एक करके समझें। नंबर 1, एजेंट्स दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ये वो दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी उसकी सुरक्षा कवच को बनने से रोक देती हैं। अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएगा। नंबर 2, डीपोलराइज द सेल मेम्ब्रेन। कुछ एजेंट सेल की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देते हैं। इससे सेल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नष्ट हो जाता है। नंबर 3, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये एजेंट्स बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यानी राइबोसोम्स पर अटैक करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। बिना प्रोटीन के बैक्टीरिया के जरूरी काम रुक जाते हैं। नंबर 4, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इसका मतलब है कि ये एजेंट्स बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए को बनने से रोक देते हैं, जिससे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। और नंबर 5, इनहिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज इन बैक्टीरिया। इसका मतलब है ये एजेंट्स बैक्टीरिया के अंदर चलने वाले जरूरी केमिकल रिएक्शंस को रोक देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स पर। ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है बैक्टीरियोस्टैटिक। इसकी डेफिनेशन है एजेंट्स दैट इनहिबिट ग्रोथ। इसका आसान मतलब है कि ये एजेंट्स बैक्टीरिया को मारते नहीं, बल्कि उनकी ग्रोथ को, उनकी बढ़ोतरी को रोक देते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा मेमोनिक दिया गया है, ECST टैटिक, जो एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने में हेल्प करेगा। दूसरा टाइप है बैक्टीरिसाइडल। इसकी डेफिनेशन है एजेंट्स दैट किल बैक्टीरिया। जैसा कि नाम से ही साफ है, साइडल मतलब टू किल। ये एजेंट्स सीधे बैक्टीरिया को मार देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसे याद रखने के लिए मेमोनिक है बैम, वी आर डेड। तो याद रखिएगा, स्टैटिक मतलब रोकना और साइडल मतलब मारना। ठीक है, अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आ गए हैं, फैक्टर्स कॉजिंग रेजिस्टेंस। मतलब अब हम उन सभी फैक्टर्स या कारकों को डिटेल में देखेंगे जिनकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। रेजिस्टेंस के फैक्टर्स में सबसे पहले आते हैं 1, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, यानी हमारे आसपास के माहौल से जुड़े कारण।
यहाँ लिखा है, ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन इट मॉडिफाइज और इफेक्ट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड लीड्स टू द एडेप्टेशन इन द माइक्रोब्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर एनवायरमेंट कंडीशन। इसका मतलब है कि जब माहौल में बदलाव आते हैं तो माइक्रोब्स भी जिंदा रहने के लिए खुद को उस माहौल के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं और इसी अडेप्टेशन से रेजिस्टेंस पैदा होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला, पॉपुलेशन एंड ओवरक्राउडिंग, यानी जनसंख्या और भीड़ भाड़ जिससे इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। दूसरा, पुअर सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई की कमी। तीसरा, इनएफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और चौथा, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर एंड एज मेडिकेटेड क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि पशुओं और खेती में एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल और मेडिकेटेड सोप्स या हैंड वॉश का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, ये सब रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, 2 पॉइंट ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, यानी दवाइयों से जुड़ी समस्याएं। पहला पॉइंट है फेक एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब नकली या लो क्वालिटी दवाइयां। जब दवाई ठीक नहीं होगी तो वो बैक्टीरिया को पूरी तरह मार नहीं पाएगी और बचे हुए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे। दूसरा है सोरिंग यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसका मतलब है एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में बेहद आशा वृद्धि। तीसरा, ओटीसी अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर, ऐसी दवाइयां जो बिना डॉक्टर की पर्ची के मिल जाती हैं, लोग खुद से खरीद कर खा लेते हैं जिससे मिसयूज बढ़ता है। और चौथा पॉइंट, इरैशनल फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ऐसी कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां जिनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता, बस 2-3 एंटीबायोटिक्स को मिलाकर एक गोली बना दी जाती है। ऐसे कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। चलिए अब तीसरे और चौथे फैक्टर को देखते हैं। नंबर 3 है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, यानी मरीज की तरफ से क्या गलतियां होती हैं। इसमें पहला है पॉवर्टी, यानी गरीबी, जिसके कारण लोग पूरा कोर्स नहीं खरीद पाते। दूसरा, पुअर एडहेरेंस ऑफ डोसेज रेजिमेंट्स, यानी दवाई का पूरा कोर्स न करना। डॉक्टर ने 5 दिन कहा, 2 दिन में आराम मिलने पर छोड़ दिया। तीसरा, लैक ऑफ सैनिटेशन कॉन्सेप्ट, यानी साफ सफाई का ध्यान न रखना। फिर है लैक ऑफ एजुकेशन, यानी जानकारी की कमी। उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन, यानी खुद डॉक्टर बन जाना और कोई भी एंटीबायोटिक ले लेना। और आखिरी, मिसकंसेप्शन, यानी दवाइयों के बारे में गलत फहमियां पालना। अब आते हैं नंबर 4 पर, फिजिशियन/प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर्स, यानी डॉक्टर या दवाई लिखने वाले की तरफ से क्या कारण है। इसमें है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल ड्रग्स, यानी दवाइयों का गलत इस्तेमाल। ओवर यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, यानी जहां जरूरत नहीं वहां भी एंटीबायोटिक दे देना। इनएडिक्वेट डोजिंग, यानी दवाई की आधी अधूरी या गलत डोज देना। और लैक ऑफ करंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, यानी अप टू डेट नॉलेज की कमी होना। साइड में एक नोट है, मिसयूज ऑन बोथ साइड्स, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि गलती दोनों तरफ से हो रही है, मरीज से भी और डॉक्टर से भी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन, यानी सेक्शन 4 पर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एएमआर। इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आखिर होता कितने तरह का है। यहाँ 2 टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं। पहला है 1 इंट्रिंसिक और नेचुरल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कुदरती होता है। यहाँ लिखा है, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस आर रिड्यूस्ड परमिबिलिटी ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ इफ्लक्स पंप्स। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द स्पीशीज। इसका मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया पैदाइशी तौर पर ही किसी खास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ये उनका नेचुरल फीचर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो उनकी बनावट ऐसी होती है कि दवाई अंदर नहीं जा पाती, या उनके पास पहले से ही ऐसे पंप्स होते हैं जो दवाई को बाहर फेंक देते हैं। दूसरा टाइप है 2 एक्वायर्ड। इसका मतलब है ऐसा रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया ने अपनी लाइफ में हासिल किया है, सीखा है। लिखा है, बैक्टीरिया एक्वायर एनी जेनेटिक मटेरियल वाया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोजिशन, कॉन्जुगेशन, म्यूटेशंस एटसेट्रा। यानी बैक्टीरिया ये रेजिस्टेंस या तो म्यूटेशन से हासिल करता है या फिर किसी दूसरे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल ले लेता है। ये ट्रांसफर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्रोसेसेस से होता है। जैसा आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़कर उसे रेजिस्टेंस वाला जीन ट्रांसफर कर रहा है। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी और सबसे टेक्निकल सेक्शन पर, मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम आखिरकार ये समझेंगे कि बैक्टीरिया एग्जैक्टली ऐसा क्या करते हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं जिससे वो दवाइयों को बेअसर कर देते हैं। तो इस स्लाइड पर हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पार्ट 1। पहला मैकेनिज्म है लिमिटिंग अपटेक ऑफ अ ड्रग,
इसमें लिखा है सर्टन बैक्टीरिया मॉडिफाई देयर सेल मेम्ब्रेन पोरिन चैनल्स देयरबाय प्रिवेंटिंग द एंटीमाइक्रोबियल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सेल। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया अपने सेल में एंट्री के दरवाजे, जिन्हें पोरिन चैनल्स कहते हैं, उनको ही बदल देता है ताकि दवाई अंदर आ ही ना सके। जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, ड्रग बाहर ही ब्लॉक हो गया। ऐसा करने के दो तरीके हैं। 1. अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पोरिन्स प्रेजेंट, यानी दरवाजों की संख्या कम कर लेना, या फिर 2. म्यूटेशंस दैट चेंज द सिलेक्टिविटी ऑफ द पोरिन चैनल, यानी दरवाजे का लॉक ही बदल लेना ताकि दवाई वाली चाबी काम ना करे। दूसरा मैकेनिज्म है मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग टारगेट। यहां लिखा है वन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस टू द बीटा लैक्टम ड्रग्स इज वाया ऑल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ PBPs, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया उस जगह को ही बदल देता है जहां दवाई को जाकर जुड़ना था। इमेजिन कीजिए कि दवाई एक चाबी है और उसका टारगेट एक ताला, तो बैक्टीरिया उस ताले को ही बदल देता है। जैसा PBP के डायग्राम में दिखाया है, जब PBP का शेप बदल जाता है तो ड्रग उससे बाइंड नहीं कर पाता और बेअसर हो जाता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पार्ट 2। तीसरा मैकेनिज्म है इनएक्टिवेशन ऑफ अ ड्रग। लिखा है कि इट इज डन बाय 2 मैकेनिज्म्स। 1. एक्चुअल डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। 2. ट्रांसफर ऑफ अ केमिकल ग्रुप टू द ड्रग। इसका सीधा सा मतलब है कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो दवाई को ही नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल जैसे डायग्राम में एक कैंची दिखाई गई है। ये एंजाइम दवाई को या तो तोड़ फोड़ देता है या उसमें कुछ केमिकल जोड़कर उसे बेकार कर देता है। चौथा मैकेनिज्म है एक्टिव इफ्लक्स ऑफ अ ड्रग। इसके बारे में लिखा है बैक्टीरिया पोजेस क्रोमोसोमली एनकोडेड जीन्स फॉर इफ्लक्स पंप्स। इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया के पास खास तरह के पंप होते हैं। इन पंप्स का काम है कि जैसे ही दवाई सेल के अंदर आती है, ये उसे पकड़कर एनर्जी खर्च करके वापस बाहर फेंक देते हैं। इस तरह सेल के अंदर दवाई कभी इतनी जमा ही नहीं हो पाती कि अपना असर दिखा सके। नीचे लिखा है एंड ऑफ चैप्टर 2I, मतलब इस चैप्टर के पहले भाग का यहां अंत होता है। तो इस स्लाइड के साथ हमारे आज के नोट्स कंप्लीट होते हैं। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बेसिक्स को समझा। हमने जाना कि ये क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, चाहे वो एनवायरमेंटल हों, ड्रग रिलेटेड हों, पेशेंट या डॉक्टर से जुड़े हों। फिर हमने इसके 2 मुख्य टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्वायर्ड के बीच का फर्क जाना। और आखिर में हमने 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स को डिटेल में देखा जिनके जरिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के अगले हिस्से को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।